जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 12 करने वाले हैं। 11 चैप्टर में टोटल कंप्लीट करा चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर वीडियो में जरूर देखें, जल्दी से जल्दी देखो, क्योंकि सोशियोलॉजी का जो चैप्टर है ना बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी करवाना होगा और बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से करवाना होगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलवाता हूं कि जितने भी चैप्टर हैं बढ़िया तरीके से आप लोगों को करवाऊंगा। बस शुरू से एंड तक जो है ना बढ़िया तरीके से आप लोग देखते रहें और सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहें, ठीक है ना। कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है। जब सारी चीज़ें मिल जा रही हैं आप लोग को, तो कुछ बच्चे बोलते हैं पीडीएफ दे दो सर, है ना, अभी प्रैक्टिकल असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं, पीडीएफ दे दो पीडीएफ। जब सारी चीज़ें वीडियो के अंदर हैं ही आपके सामने, 1 बाय 1 सारी चीज़ें दिख रही हैं, क्या जरूरत है। आप रटी हुई चीजें छोड़ो, आपका मन जो कह रहा है ना आप उस चीज की तरफ ध्यान दो। आगे बस समझ में, जो एक हो गया ना कि रटी रटाई लाइनें या पुरानी चीजें, ये वो सारी चीजें छोड़ो, दिमाग शांत करो, जो आपको ठीक लगता है आप उस तरीके से करो। आपको लग रहा है कि हाँ वीडियो में ही देख के सारी चीज़ समझ में आ रही हैं, तो फिर क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, एक बार सोच के देखो किस चीज़ की ज़रूरत है। भागो मत इधर उधर, बस तरीके से मेहनत करते जाओ और सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पढ़ते जाओ। टारगेट सेट करो। जिन बच्चों का अक्टूबर में एग्जाम है, जिन बच्चों का अप्रैल में एग्जाम है, टारगेट सेट करो कि मुझे एक दिन में इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो करने ही करने हैं। आपको मैं वीडियो के अंदर सारे नोट्स वगैरह सारी चीज़ दिखा ही रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूँ, तो काहे चीज़ की ज़रूरत है भाई आपको, एक बात बताइए। सामने पढ़ रहा हूँ, सामने आपको समझा रहा हूँ, सामने दिख रहा है, मज़ा आ जाएगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस शुरू से एंड तक बने रहें आप लोग, ठीक है। देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर ये क्या है, 12वां चैप्टर है, सोशियोलॉजी का समाजशास्त्र का 12 चैप्टर है, विवाह, ठीक है। विवाह क्या होता है आज हम जानेंगे, किस तरीके से जो है विवाह वगैरह किया जाता है, या क्या है उसका अर्थ, क्या है विवाह का अर्थ, परिवारों का जुड़ना क्या है, अंतर विवाह क्या है, बहिर्विवाह क्या है, एक विवाह और बहु विवाह, है ना, और बहुपत्नी बहुपति, ये सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। जब जिस बच्चे ने इतने क्वेश्चन कर लिया इस चैप्टर से, वो क्या करेगा, एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, बढ़िया तरीके से बना लेगा। आगे बस समझ में, नाचते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से वो क्या रहेगा, विवाह का अर्थ एक वाक्य में बताइए। विवाह का अर्थ बताना, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे फिर बड़े क्वेश्चन करेंगे। आगे बस समझ में, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहाँ पहुंच गए, विवाह का अर्थ एक वाक्य में बताइए। तो विवाह का अर्थ क्या होता है, सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ ना, देखिए 7 फेरे लेने से ही विवाह नहीं हो जाता। आगे बात समझ में, वो समाज को दिखाने के लिए हाँ विवाह हो गया। और हाँ एक छोटी चीज और मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो के अंदर बोली जाने वाली जितनी भी बातें होंगी वो सारी किताबों से ली है मैंने, और जो किताबों में दिया हुआ है वही बोलूंगा अपनी ओर से। मतलब एक होता है ना कि लोग गलत समझते हैं, ऐसा समझते हैं, जो भी किताबों में दिया हुआ है वही मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ। और इसमें कोई भी किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कोई भी बात नहीं बोली जाएगी, ना ही बोली गई है। कान खोल के ध्यान से सुन लें आप लोग, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि वो लोग नेगेटिविटी निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये गलत होता है। एक शिक्षक के ऊपर उंगलियां उठाना लोग शुरू कर देते हैं, क्यों भाई, जो सच है वही चीज़ें बताई जाती हैं, और जो सच जो है ना कड़वा भी लगता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें, ठीक है। जो किताबों में दिया हुआ है वही मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो विवाह का अर्थ एक जानते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था, विवाह का जो मतलब होता है ना सिर्फ 7 फेरे लेने या निकाह जो होता है, सिंपल सी बात, सिर्फ इतने से ही नहीं हो जाता। तो विवाह का असली अर्थ क्या है कि 2 आत्माओं का आपस में मिलना। अब देखिए शादी करके भी तो लोग खुश नहीं रहते। आगे बात समझ में, शादी करके 1 साल 2 साल शादी चली, उसके बाद टूट गया, शादी कर ली, उसके बाद मतलब विधि विधान के साथ शादी ब्याह किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपस में लड़ाइयाँ हो रही है। तो शादी के लिए जरूरी क्या चीजें होती हैं, एक दूसरे को समझना, पूरे लाइफ का सवाल है, पूरी जिंदगी का सवाल है। जब एक हस्बैंड वाइफ, जब तक एक लड़का लड़की एक दूसरे को समझेंगे नहीं, जब एक दूसरे की फीलिंग्स नहीं समझेंगे, वो रिश्ता चल ही नहीं सकता। चाहे आप 8 फेरे लगवाएं, 7 फेरे लगवाएं, 10 फेरे लगवाएं, चाहे हजारों लगवा लें। तो कहने का बस मेरा मतलब यह है कि एक फीलिंग समझने वाला होना चाहिए, एक समझदार जो मतलब एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स को समझें, वो रिश्ता ज़्यादा चलता है। कि कहीं मैं ये बात बोलूँ उसको बुरा ना लग जाए, वो भी सोचे मेरे बारे में सोचे। आ रही बात समझ में, डीपली समझना इन चीज़ों को, ये होता है विवाह, ठीक है। तो लेकिन जो किताबों में दिया हुआ है वो तो चलिए देखते हैं एक बार क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो विवाह का अर्थ एवं एक वाक्य में बताना है। तो सिंपल सी बात, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। विवाह पुरुष और स्त्री का स्थायी संबंध है।
बस एक विवाह होता है ना, इसमें क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों बस समाज को दिखा दिए कि हाँ हमारा विवाह हो गया है, एक पर्चा मिल जाता है समाज से कि हाँ एक लाइसेंस मिल गया कि हाँ इनका विवाह हो गया है, ठीक है, जिसकी स्वीकृति समाज देता है, यानी समाज दे रहा है स्वीकृति। चली जाइए यहाँ से, समाज दे रहा है स्वीकृति कि हाँ इनका विवाह हो गया है, अब ये एक साथ अच्छे तरीके से रह सकते हैं। तो रहने के बाद भी तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो तो हर रिश्ते में होती हैं, छोटी मोटी नोक जोक, लेकिन लोग क्या करते हैं, तलाक ले लेते हैं, लोग क्या करते हैं, डिवोर्स लेते हैं एक दूसरे से, है ना। ये चीज़ें हटाइए, आप लोग समझें कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है। लोग अपनी अपनी, आजकल तो जो रिश्ते टूटते हैं सिर्फ इसी वजह से टूटते हैं क्योंकि उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, समझदारी से कोई काम नहीं लेता है, ठीक है ना, बस अपने ईगो में रहते हैं सब लोग, तो ये रिश्ता नहीं चलने वाला है, ठीक है। विवाह एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को आपस में जोड़ता है, दो लोगों के साथ दो परिवारों को आपस में जोड़ता है। आगे बात समझ में, तो विवाह नाम को आज के टाइम पे ना शादी की बात आती है तो लोग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, अरे यार कैसे घर की बहू आएगी, कैसा लड़का होगा, ये होगा वो होगा, कहीं खराब ना हो जाए, कहीं लाइफ बर्बाद ना हो जाए। ये सब बस मेंटेलिटी बन गई है आज के टाइम पे, क्योंकि लोग किस चीज़ के पीछे भागते हैं आप लोग को भी पता है, ठीक है। दहेज एक ऐसा कीड़ा है ना जो पूरे समाज को खा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। पता तो चल ही रहा होगा सबको दहेज के कारण क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, अभी बताऊंगा मैं सारी चीज़, दहेज वहेज क्या है, ये सारी चीज़ सेकंड में ही आएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन ही पढ़ ले रहे हैं दहेज के बारे में। दहेज लेने व देने पर पाबंदी कब लगी? तो सिंपल सी बात है, दहेज लेने व देने पर पाबंदी 1961 में लगी। देखिए क्या हुआ था कि बोला जाता है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 में जो है दहेज लेने व देने पर पाबंदी लगाई गई, ठीक है। और इसमें जो है दहेज लेने के ऊपर देने के ऊपर पाबंदी लगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि दहेज जो लिया जा रहा है, बस देखिए एक चीज़ होता है ना, ट्रेंड बना दिया कि भाई लड़की जा रही है तो कम से कम उसको कुछ दे के विदा किया जाए, तो दे के ही विदा किया जा रहा है ना, तो वही सारी चीज़ धीरे धीरे करते करते ना अब बढ़ावा मिल गया इसको। अगर लड़की खाली हाथ आएगी, समाज वाले बोलेंगे कुछ लेकर नहीं आई है, ये हो गया वो हो गया, और जिसकी बहू ज़्यादा भर भर के लाती है, समाज की आंखें उसी चीज़ पे, बोल खोपड़ी घूम जाती है, देखते रहेंगे, अरे वाह ये आया है, अरे वाह वो आया है। अरे भिखारियों, इतनी बात इनको समझ नहीं आता है कि सिंपल सी बात देखिए, दहेज को बढ़ावा इतना ज़्यादा दे दिया गया है ना कि अब लोग बेटी पैदा करने में भी वो जो है मतलब ये समझते हैं कि यार दिक्कत होगी, बेटी पैदा करेंगे तो दहेज देना पड़ेगा, बेटी पैदा करेंगे उसको इतना पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा लिखा के क्या फ़ायदा जब शादी करके ही जाना है, बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, है ना। मेंटेलिटी लोगों की खराब हो चुकी है, जो शुरू से चली आ रही परंपराएं हैं, जो शुरू से चली आ रही जो चीज़ें हैं, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा खत्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए 1961 में एक अधिनियम निकाला गया दहेज को खत्म करने के लिए, लेकिन वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे परिवारों में आज चीजें देखी जा सकती हैं कि आज भी भर भर के दहेज लिया जाता है और दहेज पर ही शादी होती है। लड़का लड़की भले ही एक दूसरे को प्यार ना करें, भले ही ना देखें, लेकिन दहेज लेना उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है ना। दहेज नहीं लेंगे समाज में इज्जत कम हो जाएगी, दहेज नहीं लेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बस देखिए, तो ये सारी चीज़ें, तो दहेज के लिए पाबंदी कब लगाई गई थी? 1961 में अधिनियम के तहत। आगे बात समझ में, ये चीज आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विवाह की न्यूनतम, देखिए बोलने को तो हजार बातें हैं, हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि समाज में ना ऐसे बहुत सारे असामाजिक तत्व होंगे जो इन सारी बातों को गलत वे में ले जाएंगे और उल्टा जो है ब्लेम डाल देंगे हमारे ऊपर। ये सारी चीजें देखते हुए बहुत सारे टीचर्स को, बहुत सारे शिक्षकों को रुक जाना पड़ता है, वरना शिक्षक ही तो समाज का जो है निर्माण करता है ना। क्योंकि बच्चों के दिमाग में अच्छी अच्छी बातें डाली जाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें डाली जाएं, तो बच्चा समझदार बनेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन नहीं, टीचर पे ही रोक लगा दो, क्या होगा इससे? हमारी बुद्धि का विकास खत्म। अब हम तो बढ़ा ही लेंगे, लेकिन साथ साथ बच्चे का जो बुद्धि का विकास है ना वो कम हो जाएगा। क्या करा जाए? आगे बस में ये देखिए, उसके बाद है विवाह की न्यूनतम आयु क्या निश्चित की गई है। विवाह की न्यूनतम आयु क्या निश्चित की गई है? तो देखिए सिंपल सी बात बोला गया है, विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो पहले 18 से 18 लड़कियों की एज, ठीक है। आंसर देखिए जरा आप लोग, क्या बोला गया है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह की न्यूनतम उम्र जो है कर दी गई है, लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। तो लड़कियों के लिए 18 वर्ष की गई है, लेकिन 2006 के अधिनियम के तहत लड़कियों की जो आयु है, वो जो विवाह करने का जो एक आयु हो गया वो 21 वर्ष कर दी गई और लड़कों की बढ़ा के 24-25 कर दी गई है। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा होना एक तरीके से ठीक भी है,
कई समाजों में छोटी उम्र में शादी, बाल विवाह कर दिया जाता था, लेकिन ये गलत है भाई। बच्चे देखिए, अब जो मैच्योर हुआ ही नहीं है आप उसको शादी के बंधन में बांध देंगे, क्या उसके बुद्धि का विकास होगा? नहीं हो पाएगा। अब लड़का अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, लड़का अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, सिंपल सी बात, उसका शादी कर दो। शादी कर दिया और जिम्मेदारी थोप दी उसके ऊपर, वो और बर्बाद। पहले आप लोग उसको करियर तो बना लेने दो। कई समाजों में आज भी क्या हो रहा है कि छोटी उम्र में ही ब्याह कर दिया जा रहा है। लड़की 18 की हुई घर से भगाओ, लड़का 21 का हुआ जल्दी से इसकी शादी करो, कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। कई समाजों में देखिए बहुत सारी चीज़ें हम किसी का दिमाग पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों कोई शादी करवा रहा है 18 पे ही, क्या पता उसकी अलग प्रॉब्लम हो। ठीक है, हम लोग बस बोल सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, किसी को यहाँ ब्लेम नहीं कर सकते कि वो कर रहा है, वो सही कर रहा है, वो गलत कर रहा है। जो कर रहा है वो करेगा, ठीक है, क्या पता सिचुएशन कुछ और हो, ऐसी सिचुएशन बन गई हो, है ना, इस वजह से। तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया, आज लड़कियों की आयु 21 वर्ष, लड़कों की आयु जो है 25-24 ऐसे करके। लेकिन अगर अपनी बात बताऊं मैं तो लड़कियों की एज जो है 25 वर्ष या 24 या उसके बाहर 25 वर्ष तक होनी चाहिए, और लड़कों की जो है 28, क्योंकि 28 वर्ष तक ना लड़का जो है ना काफ़ी समझदार हो जाएगा और अपने फैसले लेने में सक्षम होगा। वो 21 साल पे शादी कर दी, पढ़ लिख रहा है, अभी तक कुछ किया नहीं है, शादी कर दो उसकी, है ना, तो बेकार हो जाएगा सिस्टम। तो वही चीज़ है। तो वही 2006 के तहत इसमें जो है लड़कियों की आयु 21 वर्ष और लड़कों की जो है बढ़ाकर आगे कर दी गई है। ठीक है, अब आ जाता है अंतर्विवाह बहिर्विवाह से क्या तात्पर्य है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह क्या होता है, जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आंसर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। अंतर्विवाह बहिर्विवाह क्या होता है, तो अंतर्विवाह से तात्पर्य है अपने ही समूह में विवाह करना आवश्यक है। अंतर्विवाह मतलब उसी जाति में, उसी धर्म के अंदर विवाह करना पड़ेगा, यह समाज के प्रतिबंध के कारण है। और अंतर्विवाह की यह इकाई निम्न हो सकती है: नातेदारी, धार्मिक समूह, सामाजिक वर्ग और जाति। यानी एक ही जाति से होना चाहिए, जाति से बाहर नहीं, एक ही नातेदारी में ही होनी चाहिए, और सारी चीज चेक करके एक ही उसमें किया जाता है, जाति धर्म के अंदर विवाह किया जाता है, अंतर्विवाह कहलाता है। आगे बात समझ में, बस उसी ही खानदान से नहीं होना चाहिए, खानदान अलग होना चाहिए, और सिंपल सी बात कि भाई बहन का रिश्ता नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो बस वही चीज़ें अंतर्विवाह के अंदर आती हैं। लेकिन बहिर्विवाह में क्या बोला जाता है वो देखिए जरा। बहिर्विवाह एक निश्चित समूह के बाहर विवाह बहिर्विवाह कहलाता है। यह समूह नातेदारी समूह हो सकता है, जैसे कि परिवार, गोत्र, गांव या जो है कोई अन्य सामाजिक समूह। बहिर्विवाह में क्या होता है, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना होता है। अंतर्विवाह पहले बहुत सारे शासक प्रशासक किए थे, राजा रानियां सब की थी अंतर्विवाह, ठीक है, एक ही गोत्र में ही विवाह कर लिए थे। लेकिन हाँ, इसमें बहिर्विवाह में क्या होगा, अपने गोत्र से बाहर विवाह होगा, ठीक है, अपने मतलब जो है कुल इन सब चीज़ों से बाहर विवाह होगा। जाति धर्म एक समान हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोत्र वगैरह अलग होना चाहिए बहिर्विवाह में, ठीक है, ये चीज़ हमारा ये होगा। लेकिन पहले के राजा रानी अंतर्विवाह किए थे, एक ही गोत्र में विवाह कर लिए थे। कई रानियों ने, नियम ये था कि जो रानियां होंगी पिता के मतलब जैसे ब्याह के बाद, शादी के बाद पति का गोत्र अपनाना होता था। लेकिन कई रानियों ने, जैसे सातवाहन शासकों में कई रानियों ने जो है अंतर्विवाह ही अपनाए रखा, यानी कि पिता का गोत्र ही अपनाए रखा शादी के बाद भी। तो ऐसी कुछ चीजें आ जाती हैं। तो बहिर्विवाह अपने गोत्र से बाहर शादी ब्याह करना, और अंतर्विवाह उसी गोत्र के अंदर ही ब्याह कर लिया जाता है। कई समाजों में, हर तरीके के समाज हैं, हर समाज में अलग अलग तरीके का शादी ब्याह होता है। आगे बात समझ में, चलिए जाइए यहाँ से। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह मैंने बताया। अब आता है एक विवाह, बहुपति, बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह क्या है, ये सारी चीज़ समझते हैं। और इन्हीं से ही बड़े क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से बनेगा। देखिए, एक विवाह से तात्पर्य है एक ही समय में एक पुरुष का एक ही स्त्री के साथ विवाह। सिंपल सी बात है, तो कोई भी लिख सकता है, एक समय पे ही एक पुरुष एक ही स्त्री से शादी करेगा, ठीक है ना, ये एक विवाह। उसके बाद आता है बहुपति, ठीक है, उसके बाद क्या आता है बहुपति। बहुपति मतलब जैसे द्रौपदी की अगर हम बात करते हैं तो द्रौपदी ने क्या किया था, पांडवों से शादी करी थी, 5 पति थे, ये चीज सिंपल सी बात है। तो बहुपति विवाह वास्तव में विवाह का एक स्वरूप है जिसमें एक स्त्री के एक ही समय में एक से अधिक पति हो सकते हैं। जैसे द्रौपदी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक से ज्यादा पति तो बहुपति। और उसके बाद आता है बहुपत्नी।
बहुपत्नी बता देता हूं, फिर बहुविवाह बताता हूं। तो बहुपत्नी का मतलब क्या होगा कि एक पुरुष की कई पत्नियां, बहुपत्नी बहुत सारी पत्नियां, ऐसे समझिए। बहुपत्नी बहुत सारी पत्नियां, एक पुरुष की कई पत्नियां, ठीक बा। और बहुपति एक स्त्री के बहुत सारे पति, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको। उसके बाद आता है बहुविवाह किसे कहते हैं। जैसे एक विवाह, एक समय पे एक ही विवाह, और बहुविवाह क्या होता है, कई बार, मतलब कई स्थान पर देखा जाता है। बहुविवाह वास्तव में विवाह का एक वह स्वरूप है जिसमें एक पति की एक से अधिक पत्नियां होती हैं, या एक स्त्री का एक से अधिक जो है पति होते हैं, एक ही समय में एक से अधिक पति होते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को समझना है। चलिए जाइए, तो ये समझ गए, एक विवाह, उसके बाद बहुविवाह, फिर बहुपति, बहुपत्नी, ये इजी हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन बड़े करके आप लोग लिख सकते हैं, इजी वे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये चीज याद रखिए। उसके बाद आता है हमारा, देखिए बहुत इजी है, और विवाह वाला चैप्टर है, इजी है, लेकिन थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, जैसे अनुलोम प्रतिलोम और कुछ ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से हार्ड होंगे, लेकिन वो मैं अच्छे तरीके से आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है हिंदू विवाह कि एक संस्कार के रूप में विवेचना कीजिए। अब जरा हिंदू विवाह के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मुस्लिम विवाह के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से क्या है, हिंदू विवाह के बारे में क्या बता रखा है। हिंदू विवाह व्यक्ति को शुद्ध करने वाला एक संस्कार है। विवाह होता है, आदमी जो पूरे संस्कार विधि विधान के साथ ब्याह होता है, शादी होती है उसकी, ठीक है। देखिए, विवाह को इतना पवित्र माना गया है कि हिंदू ग्रंथों में विवाह विच्छेद की कोई संभावना नहीं है। वास्तव में विवाह को दो आत्माओं का मिलन माना जाता है। विवाह को क्या है, दो आत्माओं का मिलन, यानी पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष के आत्माओं का मिलन माना जाता है विवाह को, जो सदा के लिए एक दूसरे के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं। इसीलिए तो 7 फेरे लिए जाते हैं, इसीलिए तो वहां पे हाथों में हाथ देके जो है क्या किया जाता है कि पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और यहाँ पर दोनों कसमें खा रहे हैं एक दूसरे से कि हम हमेशा साथ देंगे, लेकिन 4 दिन भी साथ नहीं देते हैं कई, तो आगे बस समझ में ये चीज़ होता है। तो पवित्र ग्रंथों से मंत्रोच्चारण करते हुए अग्नि देवता, सबसे पवित्र देवता विवाह के टाइम पे अग्नि देवता को माना जाता है, के सामने वैवाहिक कर्मकांड किए जाते हैं, पूजा पाठ किया जाता है। इनमें पवित्र धर्म ग्रंथों में, देखिए इस्लाम में नहीं होता ये, इस्लाम का अलग नियम है, उनका अलग नियम है। वैसे हिंदुओं में ये चीज़ें हैं कि इनमें पवित्र धर्म ग्रंथों में दिए गए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ब्राह्मण विवाह समारोह को निर्देशित करते हैं, ब्राह्मण करवाते हैं पूरा विवाह। वर एवं वधू एक दूसरे के प्रति निष्ठावान और कर्तव्य व्यापृण रहने की प्रतिज्ञाएं करते हैं, यानी एक दूसरे के लिए कस्में खाते हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए कस्में खाते हैं। और शुभेच्छु लोग वर वधू, यानी जो उनसे बड़े हैं, वर वधू को, वर यानी कि जो दुल्हा है, वधू यानी कि जो हमारी पत्नी हो गई, तो वर वधू को उनके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद देते हैं। दूल्हा दुल्हन दोनों ही विवाह के इस गठबंधन में एक दूसरे के लिए आज्ञाकारी और भरोसेमंद होने का वादा करते हैं, और शुभेच्छु लोग पति पत्नी को सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए आशीर्वाद देते हैं। तो ये पूरा एक नियम है, पूरा एक बोल सकते हैं पूरा एक सिस्टम बना हुआ है विवाह का। ये जो शुरू से चली आ रही रीति रिवाज है, आज के टाइम पे कुछ नया भी हो रहा है। आज के टाइम, पहले पूरी रात शादी ब्याह होता था, आज के टाइम पे क्या है, दूल्हा दुल्हन को भूख लग रही है, जल्दी 7 फेरा लगाया, घूमे और भाग कि अब हमें खाना खाना है। ये सारी चीजें आज जानते, पहले पूरी रात गाना होना चलता था, महिलाएं उधर से जो बारात आई है उनकी खिल्ली उड़ा रही हैं, गाली गलौज चलता था मजे मजाक करते थे। लेकिन अब क्या है, अब सारी चीजें ना अलग ही एक नया कल्चर आ गया है। पहले की शादी भी लगता था कि हाँ मजेदार है, कुछ चीजें हंसी माहौल बनता था, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, शो ऑफ ज्यादा हो गया है। ये आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा, ज्यादातर शादियों में क्या है, अब शो ऑफ है कि अरे वाह उनने ऐसे किया था तो हम ऐसे करेंगे। तो विधि विधान तो सब जो है खत्म होता जा रहा है। इसी कारण जो है पंडित जी भी अपना रोल निभाते हैं, है ना, जल्दी शादी ब्याह करवा के भगा देते हैं बात। तो ये चीजें हैं, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर क्या है कि हमने ये पढ़ लिया, चलिए आंसर हमारा जाइए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं हिंदू विवाह संस्कार के बारे में जान लिया। अब जरा मुस्लिम विवाह के बारे में एक बात देख लेते हैं। मुस्लिम विवाह एक संविदा के रूप में होता है, स्पष्ट करें आखिर ये क्या है। मुस्लिम विवाह के बारे में, अभी हमने हिंदू विवाह के बारे में जाना, अब थोड़ा सा मुस्लिम विवाह के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए
आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए क्या बोला जाता है। मुस्लिम विवाह या निकाह एक स्त्री और पुरुष के मध्य यौन संबंध तथा संतानोपति यानी संतान प्राप्त करने को वैधता प्रदान करने वाला एक नागरिक समझौता माना जाता है। इस्लाम में क्या किया जाता है, कबूल करवाया जाता है, कबूल है और सिग्नेचर करवाया जाता है ना। मौलवी बैठते हैं, जैसे हमारे हिंदुओं में पंडित बैठते हैं वैसे उसमें मौलवी बैठते हैं, ये हो गया। इस अर्थ में निकाह हिंदू विवाह से भिन्न है और मुस्लिम विवाह एक समझौता है जो पति और पत्नी की मर्जी के अनुसार तोड़ा भी जा सकता है, मतलब उसमें तलाक भी होता है। पति और पत्नी की मर्जी के अनुसार तोड़ा भी जा सकता है। यदि पति या पत्नी में से कोई एक विवाह के समय किए वायदे को पूरा करने में असमर्थ होता है तो भी इसे तोड़ा जा सकता है, दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। उसके बाद मुस्लिम विवाह को गवाहों, इसमें मौलवी भी सम्मिलित हैं, जैसे वही सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं, काजी बैठते हैं, ठीक है, की उपस्थिति में विधिवत पूरा किया जाता है। इनमें भी विधियां होती हैं। निकाह में मौलवी कुरान की पवित्र आयतों को पढ़ते हैं और दूल्हा तथा दुल्हन से उनकी सहमति मांगते हैं। अगर सहमति है, कबूल है तो जाकर विवाह होगा, वरना नहीं होगा। वह यह भी पूछते हैं कि दूल्हा अपनी पत्नी को तलाक की स्थिति में मेहर देगा, यानी अगर बाई चांस तलाक होता है दोनों के बीच में तो मेहर मतलब पैसा, जो उसके मतलब जो उसके हिस्से का पैसा होता है वो दूल्हा उसको देगा तलाक के टाइम पे। तो ये इस्लाम में ही कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं। हिंदू विवाह मैंने बताया, इस्लाम विवाह बताया, ये सारी चीजें आप लोग को लिखनी है। आगे बस समझ में, चलिए आंसर मारा जाइए। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे इसको बता देना है। 8वां क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखिए अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए क्या बोला जाता है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या है इसमें, देखिए जरा। तो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से आंसर है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अनुलोम अथवा कुलीन विवाह के नियमों से तात्पर्य उस विवाह से है जिसमें नीचे वर्ण, जाति, उपजाति अथवा कुल की लड़की का विवाह ऊंचे वर्ण, जाति, उपजाति के लड़के से करने की आज्ञा होती है। अनुलोम विवाह, अनुलोम में क्या होगा कि निम्न जाति की लड़की उच्च जाति के लड़के से विवाह कर सकती है। मैं यहाँ किसी जाति को ऊंचा नीचा नहीं बोलता, जो चीजें हैं शुरू से आप लोग भी जानते हैं, हमारे समाज को खोखला किसने किया, ये जातियों ने किया है। धर्म तो चलिए है ही, लेकिन जातिगत भेदभाव ने क्या करा है, हमारे पूरे समाज को खत्म करके रख दिया है। ऊंची जाति, नीची जाति, इसने उसने, ये क्या हुआ है, हमारा पूरा समाज जो है ना खोखला होता जा रहा है इन चीजों की वजह से। तो देखिए क्या है, सिंपल सी बात है। तो अनुलोम विवाह क्या है कि ऊंची जाति की मतलब निम्न जाति की लड़की का विवाह अगर ऊंची जाति के लड़के से होता है तो नीची जाति की लड़की ऊंची जाति के लड़के से विवाह करती है, तो वो क्या होगा, अनुलोम विवाह। लेकिन अगर प्रतिलोम विवाह की बात करें तो उसमें लड़की जो थी वो क्या थी, जो है निचली कास्ट से थी। इसमें लड़की जो होगी निचली कास्ट, लड़का जो होगा वो निचली कास्ट से होगा और लड़की ऊपर के कास्ट से होगी। देखिए प्रतिलोम विवाह का अर्थ है हिंदू विवाह संबंधी विवाह नियम जिसकी सहायता से निम्न वर्ण, उपजाति, कुल के लड़के का विवाह संबंध ऊंचे वर्ण की उपजाति अथवा कुल की लड़की से होता है। इसमें नीचे लड़का होगा, ऊपर लड़की होगी, यानी निचली कास्ट का लड़का होगा, ऊपर की कास्ट की लड़की होगी, उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। अनुलोम विवाह जिसमें लड़की निचली कास्ट से होगी और लड़का ऊपर के कास्ट का होगा, उसको अनुलोम विवाह कहा जाएगा। तो प्रतिलोम और अनुलोम दोनों आपको याद रखना है बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत, आंसर आप लोग को दिख ही रहा होगा, इस तरीके से समझ के बढ़िया से एग्जाम में लिखना और बढ़ा के लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात समझ में, चलिए आंसर मारा जाइए। यहाँ से ये समझना है आप लोग को बढ़िया तरीके से। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत, ये चीज याद रखिए। चलिए 8 क्वेश्चन हो गया है। अब हम देखते हैं मुस्लिम विवाह में तलाक अथवा विवाह विच्छेद का तरीका बतलाइए। तो मुस्लिम विवाह में तलाक वगैरह का क्या नियम होता है वो हम लोग देखते हैं। जरा आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से आंसर बनेगा। देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। मुस्लिम समाज में देखिए क्या बोला जाता है। देखिए मुस्लिम समाज में पति अपनी पत्नी से निम्न तरीकों से तलाक ले सकता है। पहला, देखिए क्या बोला जाता है, हम यहाँ पे मुस्लिम विवाह में तलाक की चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए तो मुस्लिम, देखिए एक पति 3 बार तलाक शब्द बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है
परंतु उसे वायदे के मुताबिक अपने द्वारा प्रदान की गई आर्थिक स्थिरता की क्षतिपूर्ति के लिए पत्नी को हर्जाना स्वरूप मेहर देना आवश्यक है। मेहर देने का मतलब उसने पत्नी के वित्तीय स्थायित्व को जो नुकसान पहुंचाया था उसका हर्जाना देना होगा। यानी ये मुस्लिम समाज का पर्सनल लॉ था, उसके हिसाब से देखिए जब यहाँ पे इस बात को खत्म करने की बारी आई ना, 3 तलाक का मामला, जैसे पुरुष क्या करते थे इस्लाम में, तलाक 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 करके क्या करते थे कि जो नियम था उसको बढ़ाते थे और इसमें महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो जाती थी। अब एक बात सोच के देखिए, पुरुष की जब इच्छा होगी तब तलाक दे देगा क्या वो? नहीं ना। तो पुरुष क्या करते थे, तलाक 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 करके उसका जो है तुरंत तलाक दे दिया करते थे स्त्रियों को। लेकिन 2019 के में यहाँ पे 1 अगस्त 2019 में ये तलाक वाला जो नियम है ना, 3 तलाक वाला, अलग अलग प्रकार के तलाक के नियम होते हैं, लेकिन उनमें से एक था ये 3 तलाक का नियम, उसको खत्म कर दिया गया 2019 में। अब पुरुष तलाक 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 करके तलाक नहीं दे सकते, ये चीज खत्म कर दी गई 2019 के तहत। 2019 के अधिनियम के तहत ये चीज खत्म कर दी गई है। उसके बाद एक स्त्री भी तलाक ले सकती है, परंतु उसके लिए पति का राजी होना आवश्यक है। ऊपर वाले में क्या था, पत्नी राजी है नहीं है, 3 बार तलाक दे के खत्म, ये तो गलत था ना, वो बेचारी स्त्री जाएगी कहाँ? तो ये चीज थी, तो इसको खत्म कर दिया 2019 में। और दूसरी बात बोली गई, जब एक स्त्री चाह रही है कि तलाक ले सकती है, परंतु इसके लिए उसको अपने पति की राजी होना जरूरी था, ऐसे तलाक को खुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे तलाक को खुला, जिसमें स्त्री चाह रही हो अपने पति को तलाक देना। तीसरी बात, आपसी सहमति पर यदि पति अलग होते हैं तो ऐसे विवाह विघटन को मुबारत कहा जाता है। यानी जब दोनों राजी हों, जब मियाँ बीवी हो राजी, तो क्या करेंगे काजी? तो सिंपल सी बात है, जब दोनों राजी हैं तलाक देने के लिए तो दोनों अपना अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चौथा है, कानूनी तौर पर भी मुस्लिम तलाक अधिनियम 1939 के तहत विवाह को निरस्त किया जा सकता है। यानी कानूनी तौर पे भी मुस्लिम विवाह को जो है निरस्त कर सकते हैं 1939 के तहत। लेकिन वो सारी चीज़ आज थोड़ी बहुत खत्म करके, ये जो तलाक का जो नियम था ना, जो इजी बना रखा था, वो आज खत्म कर दिया गया है कि आज कोई भी इजी जो है तलाक 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 बोल के तलाक नहीं कर सकता। इसमें भाई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, आगे बात समझ में, ये चीज़ होती थी। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। इससे मुस्लिम महिलाएं ना काफ़ी खुश हुई हैं, इस अधिनियम से मुस्लिम महिलाएं काफ़ी खुश हुई, क्योंकि उनकी जिंदगियां बच गई बर्बाद होने से। आगे बात समझ में, ये चीज़, अगर तलाक हो भी रहा है तो मेहर दें, पैसा दें, आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखें। चलिए उसके बाद आता है, चलिए आंसर मारा जाइए यहाँ से। उसके बाद आता है 10th क्वेश्चन, बहुत ईजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, जब मैं पहले ही कह चुका हूँ, जब आपने इतने सारे क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिए ना, आप भूल नहीं सकते, कोई दिक्कत, ये चीज याद रखें। चलिए उसके बाद आता है विवाह का अर्थ तथा उसकी परिभाषा स्पष्ट करें। क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, इन सबको अगर हटा दिया जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट ही माना जाएगा। इसके तहत क्या करा जाएगा, जरा ध्यान सुनिएगा, विवाह का अर्थ तथा उसकी परिभाषा स्पष्ट करनी है। तो क्या होगा, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से है। प्रत्येक समाज द्वारा अपने सदस्यों के यौन व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक निश्चित संस्था को विकसित किया जाता है। विवाह ऐसी ही एक संस्था है। देखिए विवाह क्या है, विवाह करके संतान की प्राप्ति की जाती है। कई समाजों में विवाह का अर्थ अलग अलग होता है। कई समाजों में विवाह का अर्थ हो गया संतान प्राप्त करने के लिए, कई समाजों में विवाह का अर्थ हो गया दो परिवारों का आपस में मिलना, ठीक है ना, ऐसी अलग अलग चीजें धारणाएं होती हैं। विवाह ऐसी ही एक संस्था है जो वैवाहिक साथी से सापेक्षित स्थायी तौर पर शारीरिक संबंध बनाने की सबसे प्रभावशाली और अधिकतम सामाजिक स्वीकृति देती है। यानी कि आप किसी व्यक्ति से सामाजिक संबंध स्थापित कर सकते हैं विवाह के बाद, पहले नहीं, विवाह के बाद, ठीक है। इसके अतिरिक्त विवाह पति पत्नी को संतति उत्पन्न, यानी यहाँ संतान की बात हो रही है, संतान उत्पन्न करने तथा दूसरे कई सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप में इकट्ठा होने के लिए अधिकृत करता है। जब विवाह हो जाता है तो समाज क्या करता है, उनको एक लाइसेंस दे देता है, एक ऐसा मतलब हाथ में लाइसेंस नहीं, मतलब एक बातों का एक व्यवहार वाला लाइसेंस बोल सकते हैं इसको। तो वहाँ मिल जाता है, आप संतान जो है संतान का जन्म दे सकते हैं संतान को, और वहाँ कई सामाजिक कार्यों में आप भाग ले सकते हैं जो है शादी ब्याह करके। इस प्रकार पुरुष और स्त्रियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश दिलाने वाली संस्था को विवाह कहा जाता है। यानी एक
मौका मिल गया, एक संस्था मिल गई, विवाह का नाम दिया गया उसको, ठीक है ना, ताकि कोई जो है यहाँ विवाह कर सके, समाज उनको एक रिश्ते में बांध देता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखिए विवाह का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ दो लोगों को मिला देना संतान उन्नत प्राप्ति के लिए, ऐसा करने के लिए। अब एक बात बताइए, कई बार तो विवाह टूट भी जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि शादी हुई 4 दिन, उसके बाद बहू घर पे वापस आ गई, लड़का जो है भाग गया, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। ये सब क्यों होता है? ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती दोनों में। परिवार लालच में, दहेज के लालच में, परिवार संतान के लालच में ब्याह कर देता है, शादी कर देता है, उसके बाद होता है क्या, रिश्ता चलता ही नहीं है। तो जरूरी क्या है दो लोगों का एक साथ रहने के लिए जरूरी क्या है, समझदारी जरूरी है। दोनों एक दूसरे को समझें, जाने, परखें, तब जाकर शादी ब्याह हो। जब दोनों एक दूसरे को समझेंगे ही नहीं तो फिर ब्याह करने का क्या फायदा। ये चीज, रिश्ता वही चलता है जिसमें दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें। आपको कई दफा अपनी फीलिंग्स को दबाना पड़ेगा ताकि वो खुश रहे, ऐसा भी करना पड़ता है रिश्ते में, ठीक है। अब ईगो में ही जीते रहोगे तब तो रिश्ता टूटना ही तय है, ठीक है ना, ये चीज नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर वाला जाइए यहाँ से। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विवाह के परंपरागत स्वरूपों का जो है यहाँ पे विवरण दीजिए। ये कई बार जो है मैंने ना मैराथन वाली सोशियोलॉजी की क्लास करवाई थी, उसमें मैंने बताया था किस प्रकार से आपको आंसर देना है, क्या है। सर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से होगा। तो विवाह के परंपरागत स्वरूप क्या है, यानी बहुत पहले से जो परंपराएं चली आ रही ना, अलग अलग प्रकार की शादियां होती हैं, अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं। कैसे कैसे विवाह हैं वो सारी चीज आप लोग देखिए। पहले आ रहा है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह आखिर क्या, देखिए हिंदू शास्त्रों में हिंदू विवाह के निम्नलिखित 8 स्वरूपों का वर्णन किया जाता है। विवाह के 8 स्वरूप हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। क्या है, तो ब्रह्म विवाह के अंतर्गत कन्या को वस्त्र, ध्यान सुनिएगा, कन्या को, लड़की को वस्त्र, अलंकार इत्यादि से सुसज्जित करके विद्वान व शीलवान वर को आमंत्रित करके पिता अपनी कन्या को दान में देता है। देखिए ब्रह्म विवाह सिंपल सी बात है। ब्रह्म विवाह में क्या हुआ कि पिता ने अपनी पुत्री को एक अच्छे से लड़के को, या जो वर चुना गया है उसको क्या किया उन्होंने, कि एक तरीके से कन्यादान किया। आगे बात समझ में, कन्यादान किया उसका। उसके बाद आता है देव विवाह। आखिर ये देव विवाह क्या है, तो दूसरी बात है इसमें, देव विवाह में पिता अपनी कन्या को एक ऐसे वर को देता है जो यज्ञ के कार्य में लगा रहता है, यानी कि कैसे, पूजा पाठ अच्छा से, मतलब अच्छे तरीके, ब्राह्मण हो, ऐसा हो वैसा हो, मतलब अच्छा लड़का हो, उसको देव विवाह कहा जाएगा। उच्च श्रेणी का विवाह, ये देव विवाह होगा। उसके बाद आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होगा, इस विवाह में वर वधू के पिता को, वर जो लड़का है वधू के पिता को, यानी लड़की के पिता को जो क्या करेगा, देखिए वर जो है वधू के पिता को विवाह से पूर्व एक गाय अथवा बैल अथवा 2 जोड़े प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि क्या बोला जाता है, देखिए जरा, कि वर वधू के पिता को क्या है, देखिए लड़का है वो क्या करेगा कि जो स्त्री है उसके पिता को 2 जोड़े, मतलब एक बैल हो गया और गाय हो गई, ये सारी चीजें भेंट स्वरूप देता है। कौन, लड़का देता है, उसको बोला जाएगा अर्श विवाह। आगे बात समझ में, ये चीज। उसके बाद आता है प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह में क्या होता है, इस विवाह के अंदर कन्या के माता पिता वर के माता पिता से बातचीत कर, यानी लड़का लड़की के माता पिता आपस में बातचीत करके विवाह निश्चित करते हैं। अपनी कन्या को वर को सौंपते हुए दोनों ढकेलते रही है, बस बता रहा हूं कि दोनों को वर कन्या आदेश देते हैं कि तुम आपस में मिलजुल कर गृहस्थ धर्म का आचरण करना। इसको बोलते हैं प्रजापात्य विवाह, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के जो माता पिता हैं वो दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं और अपनी जो पुत्री है उसको मतलब उसका दान, कन्यादान जो भी है करते हैं, मिलजुल कर करते हैं, गृहस्थ जीवन के लिए आशीर्वाद देते हैं। ये हो गया प्रजापात्य विवाह। अब आता है गांधर्व विवाह। देख रहा होगा आपको, गांधर्व विवाह में क्या होता है, गांधर्व विवाह में दूल्हा तथा दुल्हन दोनों अपने माता पिता की सलाह लिए बिना परस्पर विवाह कर लेते हैं। गांधर्व विवाह में क्या होता है, जो आजकल ज्यादातर देखा जा रहा है, लड़का लड़की बिना माता पिता की इजाजत के ब्याह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो उसको गांधर्व विवाह कहा जाता है। आगे बात समझ में, ये चीज आप लोग याद रखें। उसके बाद आता है राक्षस विवाह। आखिर ये राक्षस विवाह क्या है, तो इस विवाह में लड़की का अपहरण करके, राक्षस विवाह कहा जा रहा है ना, लड़की का अपहरण करके लड़की तथा उसके माता पिता की सहमति के बिना ही जो है विवाह कर लिया जाता है। पहले होता था उठाया हुआ विवाह,
ठीक है, किडनैप करके अपहरण करके विवाह कर लिया जाता था, उसको जो है क्या बोला जाता है, राक्षस विवाह कहा जाता था। उसके बाद आ रहा है पिशाच विवाह, पिशाच विवाह है ना, बोलते पिशाच है ये। पिशाच विवाह क्या है? इस विवाह में जब लड़की निद्रामग्न हो यानी नींद में हो, नशे में हो या असंतुलित मस्तिष्क की होती है, तब उसे अपना पतिव्रत धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। बाद में जो है लड़की को पत्नी का दर्जा दे दिया जाता है, यानी कि जबरन विवाह कर लेना। कोई लड़की नशे में है या कोई लड़की मानसिक तौर पे सही नहीं है, उसको अपहरण करके, जैसे कई समाजों में क्या है, देखिए एक बहुत कड़वी सच्चाई बताता हूँ, कई समाज में, कई गांव हमारे देश में ऐसे भी हैं जिनमें लड़कियों को पैदा करने में लोगों को शर्म आती है, दहेज देना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, लड़कियां पैदा होती है मार देते हैं उनको। अब एक बात बताइए, क्या बोला जाए उनको, जब ब्याह करना होता है, जब शादी करनी होती है तब तो लड़की चाहिए होती है, जब पैदा करना होता है तो लड़की नहीं चाहिए इन लोग को। एक बात बताइए, बुद्धि कहाँ है, भ्रष्ट हो गई है उन लोग की बुद्धि। क्या बोला जाए, गुस्सा आता है सुन के ना। देखिए तो बाद में क्या करते हैं, उस लड़की के जबरन ब्याह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। शादी के टाइम पे चाहिए लड़की और जब पैदा करना हो तो चाहिए लड़का। कई समाज ऐसे भी हमारे देश के अंदर, कई समूह ऐसे भी हैं, गांव ऐसे हैं जिनमें लड़कियां ही नहीं हैं, औरतें ही नहीं हैं, अगवा करके लाते हैं। बताइए, ये चीज़ है, ये मेंटेलिटी है लोगों की। आज 21वीं शताब्दी में भी चल रहा है ये सब, है ना। देखिए उसके बाद आता है असुर विवाह। असुर विवाह का अर्थ हो गया, इस विवाह में लड़की के पिता को वधू का मूल्य दिया जाता है। याद रखिएगा भाई, सिंपल सी बात है, जब बेटी पैदा करोगे नहीं गांव में, जब बेटियां होंगी नहीं, तो तुम लोग क्या करते हो कि लड़कियों को खरीदते हो, दूसरे गांव से खरीद लिया, यानी कि यहाँ तो लड़का दहेज लेता था ना, लेता है, वहाँ लड़कियों को एक तरीके से लड़की के पिता को पैसा देकर लड़की खरीदी जा रही है। सोचने वाली बात है। दहेज का मतलब ही क्या हुआ, आपने पैसा दिया है ना, क्या करा आपने, अपना लड़का बेच दिया, लड़की वालों से पैसा लिया, आपने दहेज लिया, आपने क्या करा, जब हम किसी को पैसा देते हैं या किसी से पैसा लेते हैं, इसका मतलब क्या है, ले बेच का काम चल रहा है ना, तो धंधा बना रखा है, लेना बेचना। इससे क्या है, लड़का बिक गया और अब जब लड़की उस पर हुकूमत चलाती है तो बोलते हैं जोरू का गुलाम हो गया। सोचने वाली बात है, आजकल यही चल रहा है। क्या किया जाए, ठीक नहीं हो सकता ये सब, चाहे कितने भी अधिनियम बना ले हम लोग, लेकिन ये ले बेच का काम चलता रहेगा। और ये दहेज खाने वाले भिखारी कभी शांत नहीं बैठ सकते। आगे बात समझ में, लड़का देखिए बोला जाता है ना, अब लड़की वालों को चाहिए, अब तो मैं एक तरफा गलती नहीं बोलता, दोनों तरफ की गलती है। लड़का जो है और लड़के वाले क्या है, दहेज ले रहे हैं, अब लड़की वाले बोलते हैं देखो तो दहेज ले रहे हैं, देखो तो दहेज ले रहे हैं, ऐसे उनका खूब उड़ा दिया, हवा में उड़ा दिया। लेकिन एक बात बताऊं, तुमने अपनी लड़की के लिए जब पढ़ा लिखा लड़का ढूंढा है, सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढा है, तो लेबर मजदूर वाले लड़के कहाँ जाएंगे, एक बात सोचिए जरा। तुमको लड़की के लिए चाहिए हाई फाई लड़का, तो उस लड़के वो भी तो मांग करेंगे ना कुछ ना कुछ। मैं यहाँ किसी का सपोर्ट, किसी का बहिष्कार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ कि आज के टाइम पे चल क्या रहा है देश के अंदर। आगे बात समझ में, तो ये चीज याद रखें, अगर आप ठीक नहीं है ना तो दूसरे को गलत मत बोलिए, अगर आप ठीक हैं तब जाकर आप दूसरे को गलत बोल सकते हैं। तो पहले आप अपने चरित्र पर झांकिए, तब जाकर दूसरों को बोलिएगा। आगे बात समझ में, तो ना लड़की वाले ठीक है ना लड़के वाले ठीक है। अगर समाज से सारी चीज ठीक करनी है तो ये जो ले बेच का काम चल रहा है, धंधा चल रहा है, उसको आप खत्म करें सबसे पहले। सरकार कितना भी अधिनियम बना ले, लेकिन कोई इसका फायदा होने नहीं वाला है। आगे बात समझ में, ये चीज आप लोग याद रखें, जो चल रहा है गलत समाज में उसको खत्म करें, तब माना जाएगा पढ़ा लिखा व्यक्ति। टीचर्स को, शिक्षक को क्यों नहीं पसंद करते ज्यादातर लोग, क्योंकि शिक्षक सही बात बोलता है और समाज को सही राह पे लाने की कोशिश करता है। लेकिन नहीं, हमको चलना है उसी रीति रिवाजों में, उन्हीं परंपराओं में चलने दो भाई, क्या दिक्कत है। आगे बात समझ में, तो जो सही है हम उसका फेवर करेंगे। शिक्षक क्या करते हैं, उसका फेवर करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, जो गलत है उसका बहिष्कार कर दो बिल्कुल। आगे बात समझ में ना। चलिए, तो आज के चैप्टर के अंदर इतना ही था। अगर आई होप सबको बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आई होगी। अगर सच में वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और सपोर्ट करें। साइमन क्लास को भी बहुत आगे तक जाना है, आप लोग अपना प्यार भर भर के देते रहें। जय हिंद, जय भारत।